हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल ही रही होगी। देखिए, आज के इस क्लास में आपने थंबनेल पर जैसा कि देख ही लिया है, क्राउन ऑब्जेक्टिव जीके से टोटल 217 क्वेश्चन आप देखने वाले हो और 7 टॉपिक को आज के इस क्लास में आपके लिए लाया गया है। टॉपिक आप आगे देखते चलेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी बताना सही नहीं है क्योंकि आप जैसे ही सामने टॉपिक आएगा आपको इंटरेस्ट और आएगा। अलग अलग टॉपिक को लिया गया है, एक टॉपिक रहेगा ढेर सारा क्वेश्चन, शायद आप बोर हो जाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए 7 टॉपिक में से 217 क्वेश्चन को लिया गया है। आज का यह क्लास आपके आगे आने वाले 67वीं बीपीएससी तो सामने है, खास करके 68वीं बीपीएससी बिहार सचिवालय का आपने फॉर्म भर दिया है। आप इस क्लास को देख रहे हो, ध्यान से देखिएगा। बिहार सचिवालय इंटर लेवल का वैकेंसी भी बहुत ही जल्द आपके लिए आने वाला है। उसके लिए भी क्राउन है, लूसेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक होता है, उसे अभी से आप कवर करते चलिए। साथ ही साथ बिहार एसआई के बारे में आपको पता है, जल्द ही वैकेंसी आने वाला है, बहुत ही जल्द, जल्द मतलब बहुत ही जल्द वैकेंसी आने वाला है। उसके बाद बिहार पुलिस है, उसका भी वैकेंसी आने वाला है और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, समझिए। अगर आप और भी किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो, लूसेंट क्राउन से क्वेश्चन बनकर अगर आता है, यानी कि एनसीईआरटी बुक से आता है, तो लूसेंट और क्राउन से आएगा ही। क्लास को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इससे पहले आपको एक और क्लास सेम इसी तरह का दिया जा चुका है, जिसमें कि 300 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बताया गया था। 335 के आसपास कुछ क्वेश्चन था। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है, इस क्लास को आप देखिए। क्लास के लास्ट में आपको स्क्रीन पे वह वाला क्लास शो करेगा, उसे भी आप देख लीजिएगा। अगर आपको इस तरह का क्लास और चाहिए होगा तो आप कमेंट करके बताएंगे, फिर आपके लिए क्लास इस तरह से और भी आ जाएगा। ठीक है, तो आइए आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन से है। और इस सेट में आपको, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन से 34 क्वेश्चन आपको भी देखना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए, समझिए। जहाँ भी ज़्यादा टाइम चाहिए होगा क्लास को आप रोक लिया करेंगे। नंबर फर्स्ट है, अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई? ऑप्शन आपका बी राइट आंसर, वर्ष 1942 में किया गया था। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर सी, मेहर अली। आपको नाम ध्यान रखना है। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से बताइए कि किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उषा मेहता। आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, एक बात आप लोग समझ लेंगे ज़रा सा। देखिए, बहुत सारे बुक में या फिर जहाँ भी आप सेट लगाते हैं, वहाँ पे होता क्या है, अभी तक जो जो क्वेश्चन पूछा गया है वहाँ से आपको क्वेश्चन लेकर के प्रैक्टिस सेट वगैरह बना दिया जाता है। बट इस सेट को आप देखेंगे, आपको पता चलेगा काफ़ी सारा क्वेश्चन आपके लिए ऐसा होगा जो आपको बिल्कुल नया लगेगा। उन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से कमांड करिएगा। एग्जाम्पल थोड़ा सा आप समझ लीजिए, शायद आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, अभी बिहार एसआई का जो पीटी एग्ज़ाम हुआ था, अगर आप लोगों में से किसी ने दिया हो या फिर अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा हो, पीटी का एग्ज़ाम जब हुआ, क्वेश्चन जो आया था किसी भी सेट वगैरह से कुछ खास मिला नहीं था। सारे स्टूडेंट को लग रहा था क्वेश्चन कहाँ से आ गया, कहाँ से नहीं बल्कि आता है इसी बुक से। बट होता क्या है कि आप जो भी सेट लगाए हैं या जो भी अभी तक पढ़े हैं वह आपको मिला नहीं, इसीलिए लगता है कि यह क्वेश्चन कुछ अजूबा है, कहाँ से लिया गया है पता नहीं है, कहाँ से क्या लिया तो जाता है बुक से ही। ऐसा तो नहीं है क्वेश्चन नया लेवल का खुद से सेट करेंगे, क्वेश्चन फिक्स रहता है, उसी को उठा कर लिया जाता है। तो अब जो है ट्रेंड थोड़ा सा चेंज होते जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन का पैटर्न वगैरह भी अलग होते जा रहा है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जो क्वेश्चन आपने पहले अभी से पहले नहीं देखा है, शायद आपको लगेगा कि यह क्वेश्चन शायद नहीं आएगा या इसका वैल्यू नहीं है, बट हर एक क्वेश्चन का उतना ही वैल्यू है जितना कि आपने पहले किसी भी सेट में किसी क्वेश्चन को आपने देखा है। इसीलिए आपको कहा गया हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। तैयारी कर रहे हैं, 100% अपना बेस्ट दीजिए। आगे आने वाले बीपीएससी, बिहार सचिवालय, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, बिहार सचिवालय जो इंटर लेवल है, सब के लिए यह क्लास मास्टर वीडियो के रूप में है और सारा कुछ का तैयारी आपको करवाया जाएगा प्रॉपर वे में। अभी पहले आप हर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन को देख लीजिए, ताकि जब आपको सेट वगैरह दिया जाए तो फिर यह सब क्वेश्चन आपको पहले से पता हो। ठीक है, नंबर 4 में है, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, यह आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, हिंदू महासभा ने, सही है। कम्युनिस्ट पार्टी ने इंडिया ने, सही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, सभी ने क्या किया था, समर्थन किया था, मतलब समर्थन इन्होंने नहीं किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा,
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष बताइए कौन थे। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब रहे थे। नंबर 6 है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, कहाँ पर, किस जेल में। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, आगा खां पैलेस में गांधी जी को कैद किया गया था। निम्न में से कौन सा कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था, कौन करता था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम मनोहर लोहिया। आपको ध्यान रखना है 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पर पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, वर्धा में किया गया था। निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था, इसमें से बताइए। वहाँ पे क्वेश्चन था किसने नहीं किया था, यहाँ पे बताना है किसने किया था। ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन इन्होंने किए थे। कब, 1942 में। कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है, मतलब कौन सी घटना कब हुई थी, यह आपको बताना है। ठीक है, तो आप चाहें तो ऑप्शन यहाँ पे आप अगर देखना चाहें तो ऑप्शन आप देख लीजिएगा। देखिए राइट आंसर यहाँ पे आप क्या टिक करेंगे। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अगस्त प्रस्ताव, सबसे पहले आप डेट समझ लीजिए सबके बारे में। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव जो है ना, यह घोषणा करी गई थी कब, नीचे लिखा जा रहा है, थोड़ा सा समझ लेंगे अच्छे से, और डेट को आप याद भी रख लीजिएगा। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था। ठीक है, ये जो आपका INA मुकदमा है ना, ये आप ध्यान रखेंगे कि 8 अगस्त नहीं, INA मुकदमा तो आपका 1945 में चला था। ठीक है, 1945 आपको ध्यान रखना है। रॉयल इंडियन नेवल जो ये आपका राइटिंग का विद्रोह है, यह हुआ था कहाँ पर, तो कहाँ पर नहीं, मतलब कब हुआ था, यह 1946 में हुआ था। और आपको पता है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है यह आपका 8 अगस्त 1942 को आया था। ठीक है, 8 अगस्त 1942 आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अगर आप सही ऑप्शन यहाँ पे चूज करना चाहें तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप समझ लीजिए अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को, INA मुकदमा 1945 को, रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग का जो विद्रोह है यह हुआ था आपका 1946 में, और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आपको अच्छे से पता होगा कि 8 अगस्त 1942 को यह हुआ था। तो यहाँ पे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको मैच कर देना है कौन सा सही क्रम है। डेट आपको बता ही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, उनका नाम बताइए। प्रैक्टिस सेट बिहार सचिवालय BPSC में भी जस्ट यह क्वेश्चन आपके लिए आया था, अगर आपने सेट अच्छे से देखा होगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर था लुई फिशर। राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ पर भेजा गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, बांकीपुर जेल में। 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं यानी कि हजारीबाग में इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था वे कौन थे। नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, शिव कुमार और रामानंद। आपको नाम ध्यान रखना है। क्या है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व महात्मा गांधी ने इनमें से क्या किए थे बताइए। तो देखिए, सरकारी कर्मचारियों को त्याग पत्र देने को तो नहीं कहे थे, सैनिकों को अपने पद छोड़ने को तो नहीं कहे थे, और राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुत्व स्वीकार करने को कहा था। हाँ, ये जो तीसरा नंबर आपका है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो आपका सी है ये सही होगा, केवल तीसरा वाला यहाँ पर सही बात कही गई है। नंबर 15 है कि 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर, लुई फिशर। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की जो है प्रमुख महिला संगठक थी। नंबर 17 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, भारत छोड़ो आंदोलन का। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की जो पहचान है किस संदर्भ में मिली थी बताना है। ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में मिला था। ठीक है, चलिए आइए नंबर अब देखते हैं 19।
यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे किससे जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में यह नारा दिया गया था। ठीक है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था किसने? ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने। इन कथन पर आपको विचार करना है। नंबर 21 देखिए, लॉर्ड जो आपका लिनलिथगो है, इन्होंने 1942 के आंदोलन, अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। क्या यह सही है? हाँ, यह सही बात है। कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। क्या यह सही है? यह भी सही है। तो कह रहा है ना कि कथन और कारण यहाँ दोनों सही है, तो ऑप्शन आपको ई टिक करना है। कथन सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। नंबर 22 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, बलिया में। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, जयप्रकाश नारायण ने। गांधी जी का करो या मरो का जो आह्वान यानी कि नारा है ना, वो था, कब दिया गया था ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में दिया गया था। यहाँ पे आपको सोचिए, एक को सोचिए दूसरे के साथ, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के साथ समानांतर सरकार की जो स्थापना की गई थी उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो बलिया और सतारा में किया गया था। बलिया आपने देखा था, बलिया और सतारा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ना ए टिक करना है, पहला दूसरा आपका बिल्कुल सही है। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया था उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में बताना है कि कौन थे? ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। चलिए नंबर 27, कथन और कारण को समझिए और बताइए क्या होगा सही। भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया था। बताइए क्या सही है क्या गलत है? ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को आप रोकिएगा यहाँ पे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण कर दे रहा है यहाँ पे। चलिए नंबर 28 पर आइए और बताइए कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र दिया था, कब दिया था यह बताना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा वर्ष 1942 में। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर के साथ, नीचे का जो कथन है इसका मतलब आपको फिर से कथन और कारण को देखना है, बताना है क्या सही है। तो यहाँ पे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए। सही है। जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रखने के लिए कहा था। यह भी सही है। कथन ए और आर दोनों कथन आपका सही है। कथन ए सही है और आर का सही, आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण कर दे रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन फल था, बताइए 30 का क्या होगा राइट आंसर। देखिए, क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का, सही है आपका ये, ठीक है। उसके बाद आप समझेंगे भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, यह भी सही है। गांधी जी के लेखनों में आदिवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, नहीं ऐसा नहीं हुआ था, गलत है। और EICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का, यह भी सही, यानी पहला दूसरा और तीसरा चौथा जो है यह आपका सही है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला गलत है। गांधी जी ऐसा नहीं कहते, आप जानते थे, वो इस तरह का हिंसक प्रदर्शन करने को नहीं कहते थे। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्रिप्स जो प्रस्ताव है इसकी वजह से भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट का एक तरह से हुआ था। कह रहा है कि कथन ए और आर वही सेम है, क्या सही क्या गलत है पहले पढ़िए। कथन ए क्या कह रहा है? कह रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, सही बात है। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी, तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नंबर 32 का ऑप्शन आपका यहाँ पे सी देखिए, ए सही है बट आर जो है यह आपका गलत दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नंबर 33 पे। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी, क्या यह सही है? हाँ सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तगाजा रही थी।
यह भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर। ए भी सही है और आर जो है सही इसका स्पष्टीकरण दे रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी आपको पता है, महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो का ये जो है अवधारणा का ये या फिर मतलब स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए अब आप देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। ठीक है, इस टॉपिक से आपको टोटल काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह टॉपिक भी, ध्यान से इसे देखिएगा, समझिएगा। यहाँ से आपको 31 यानी कि 31 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखना है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं सबसे पहले। चलिए बताइए कि इसमें से कौन सा है जो सुमेलित सही नहीं है, यानी सही मैच किया हुआ नहीं है। देखिए जहाँ भी आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा आप क्लास को आराम से रोक लिया करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो देखिए कह रहा है अनुच्छेद जो 39A है ये समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता देता है, सही बात है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का संगठन, सही है। 44 समान नागरिक संहिता, सही है। अनुच्छेद 48 गलत है। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण आपका दे रहा है, यह आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण जो है ये किससे व्यादेशित है? ऑप्शन बी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व से है। नंबर थर्ड है भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। ध्यान रखेंगे 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी राइट आंसर, अनुच्छेद 43 के ए में दिया हुआ है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर, अनुच्छेद 40 अभी आपने देखा था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है क्या? ऑप्शन नंबर डी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना हो जाएगा राइट आंसर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, अनुच्छेद 51। बताइए निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? ऑप्शन रहा आपके सामने, ऑप्शन ए हो जाएगा राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा, नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर, वाद योग्य नहीं है यह। नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, यह क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं हो सकता है। यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहले समझ लीजिएगा कि यहाँ पे दिया हुआ है 4 ऑप्शन और कह रहा है कि इनमें से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं। तो सबसे पहले समझिए, कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक यानी कि सिविल संहिता सुरक्षित करना, नहीं बिल्कुल गलत है यह। सेकेंड है ग्राम पंचायतों को संगठित करना, हाँ सही है। फिर आपका है ग्राम क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, सही है। सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना, नहीं यह भी नहीं है। तो ऑप्शन दूसरा और तीसरा यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के ही अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे होगा, सभी का नहीं बट कुछ का हो सकता है। नंबर 14 है राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो आइए विचार करते हैं। देखिए नंबर फर्स्ट कह रहा है ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, हाँ सही है। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध
किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय यानी कि इन्फोर्सिबल जो है यह नहीं है। तो बिल्कुल दोनों बात आपका क्या है, सही है। पूछा है कौन सा कथन सही है, देखिए जिस भी ऑप्शन में दोनों कथन सही दिखेगा वो टिक कर देना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, पहला और दूसरा सही जवाब हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा अनुच्छेद 43 के ए में। नंबर 16 है, नीचे दिए गए कथन में से कथन ए को चुनिए और दूसरे का जो कारण वगैरह है इसके बारे में कहा गया है, समझिए। नंबर फर्स्ट है, देखिए नंबर 16 का सबसे पहले अच्छे से समझ लीजिएगा कि मनरेगा दर जो है हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। सही बात है। रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रविधित है, यह सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आर आपका गलत होगा, तो ऑप्शन ए सही है। तो ऑप्शन सी देखिए ए सही है बट आर यहाँ पे गलत है। नंबर 17 कह रहा है कि कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या पूछा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है मानव की दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। नहीं, ऐसा नहीं है। मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध, यह भी आपका नहीं है। तो गलत, दोनों बात यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन नंबर 17 का आपको इसके लिए डी टेक करना होगा, ना तो पहला ना तो दूसरा सही है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। नंबर 18 ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। क्वेश्चन देखकर आप समझ गए होंगे जिस टॉपिक से है इसी से पूछा जा रहा है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा मुफ्त कानूनी सलाह। निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया था? तो देखिए शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा जोड़ा गया था, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह भी जोड़ा गया था, समान आचार संहिता भी जोड़ा गया था, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को नहीं जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, बिल्कुल क्या राइट आंसर। नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नंबर 21 देखिए कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? ऑप्शन सी राज्य के नीति के निर्देशक तत्व हो जाएगा। ये संविधान के अनुसार क्या है? भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए आधारभूत है। यह निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? समान नागरिक संहिता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूची एक को सूची दूसरे के साथ यहाँ पे आपको मैच करना है, तो बताइए क्या होगा? 23 का राइट आंसर। आप यहाँ पे तीनों को पहले देखिए, अगर आप जवाब सोच सकते हैं तो सोचिए। देखिए 40 में ग्राम पंचायत का गठन, 41 में काम करने का अधिकार, 44 में समान नागरिक संहिता आपको पता है, और यह आपका क्या हो जाएगा? तीनों यहाँ पे आपका सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी भी हो जरूर होगा। डी भी देख लेते हैं क्या है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन, यह भी आपका तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर अगर आप देखेंगे ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 का ऑप्शन ए सही है, क्योंकि सभी यहाँ पे सही मैच किया हुआ है इस तरह से। चलिए नंबर 24 देखिए। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है? एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, तो यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल है। सूचना का अधिकार यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं है। अब कह रहा है क्या? कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है बताइए? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ऑप्शन नंबर डी आपका नहीं है। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो है यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है। नंबर 27 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन सी संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन बी समान काम के लिए समान वेतन जो है यह मौलिक अधिकार नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, यह किसने कहा था?
KT शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। बताइए कि भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंधों में से कौन से यहाँ पे जो है पूरा करता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व पूरा करता है। ऑप्शन नंबर बस यहाँ पे तीसरा वाला सही है 30 का। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे टिक करना है। नंबर 31 है, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है। ऑप्शन ए, पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन का अधिकार हो जाएगा, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है। बाद बाकी जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार है, अस्पृश्यता उन्मूलन भी है और काम हेतु न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में रहें, यह भी आपका सही हो जाएगा। तो 31 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। चलिए अब जो है आप आ जाइए फिजिक्स पे और यहाँ से आपको गुरुत्व जो टॉपिक है आपका, इसमें आपको आज के क्लास में टोटल 35 क्वेश्चन देखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, समझेंगे ध्यान से। जहाँ भी जवाब ना पता हो नोट कर लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नंबर फर्स्ट बताइए, मानव शरीर का भार होता है, कह रहा है ध्रुव पर अधिक होता है, कम होता है, कहाँ पर ज़्यादा होता है। सवाल को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, जवाब फिर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 जो आपका है। मानव शरीर का भार जो है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, ध्रुव पर अधिक होता है, यह आप जानते हो, ठीक है। सेकेंड देखिए, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकेंड के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकेंड के बाद पूछा है उसका वेग क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर यहां पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारहीनता होती है, क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होता है भारहीनता। नंबर 4 समझिए, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा। सभी एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगा। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी टिक करना है। नंबर 5 कह रहा है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण इन चारों में से क्या होगा, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान कर देता है, इसीलिए। नंबर 6 है, गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाली किसी कण के मामले में टी जो आपका है समय, विस्थापन के लिए डी डिस्प्लेसमेंट जिसे आप कहते हैं। विवरण किसमें सही दर्शित है, किसमें सही से दिखाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यह वाला क्वेश्चन काफ़ी बार आपके बिहार सचिवालय के शीट में आ चुका है। नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। किसने बता दिया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी ब्रह्मगुप्त आपका राइट आंसर। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम है जो सही होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही जवाब। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान क्या होता है, वही रह जाता है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या को 1% से कम हो जाए 1%, तब पृथ्वी के तल पर जी का मान बताना है कि आपका क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2% क्या हो जाता है, फिर बढ़ जाता है। यहाँ पे आपको मैच करना है ना, सुमेलित क्रम क्या है। तो आपको ध्यान होगा कि रेडियम मैडम क्यूरी हो जाएगा, पेनिसिलिन के अगर पूछेगा तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एक्सरे का आपको यहाँ पे रॉन्टजन आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। रॉन्टजन आपका यहाँ पे राइट आंसर। और एक आपका बच रहा था कौन सा ऑप्शन नंबर जो आपका डी यहाँ पे दिया हुआ है, चेचक है। तो चेचक के बारे में आपको पता है, चेचक की खोज किसने अगर पूछेगा तो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था, यानी कि डी का ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे सही मैच हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे आप देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक की कालावधि है निर्भर जो करती है वो किस पर करती है, नंबर बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है।
गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? नंबर 12 का राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? बताइए तो। क्योंकि ना चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम हो जाता है। निम्नलिखित कथनों पर आपको यहाँ पे विचार करना है और कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, यह आप बता दीजिए। देखिए, जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है, यह आपका सही कथन है। हर आवर्त में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, सही बात है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है उसके गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, गलत है। समान लोलक का दोलन आयाम के, देखिए समान दोलन का लोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है, हाँ यह सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा वाला सही, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 14 का सी हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 15 है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि ना वहाँ पे गुरुत्व नहीं होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, क्योंकि आपको पता है पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, उस हिसाब से ही कोई वस्तु मतलब फेंका जा सकता है, वो आपको अभी आगे पता चल जाएगा, ठीक है। नंबर 16 के बाद 17 आइए। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है, इसी वजह से। ऑप्शन 18 हो जाएगा राइट आंसर कि विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के जो कारण त्वरण होगा वह कितना होगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नंबर है 19, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? ऑप्शन बी हो जाएगा केंद्राभिमुखी बल की वजह से करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है वहाँ से एक सेब को छोड़ा जाता है तो वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नंबर 21 है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि? ऑप्शन सी हो जाएगा लोलक की लंबाई क्योंकि बढ़ जाती है। नंबर 22 है, 2 गेंद ए और बी क्रमशः 10 किलोग्राम और 1 किलोग्राम की है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, कौन सा कह रहा है कि यहाँ पे सही है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा सही जवाब। नंबर 23 है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। ऑप्शन बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से यह प्राप्त होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण जरा बताइए तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल से कम होता है। नंबर 25 है, किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? क्या होगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाता है, नीचे आने पर तो भार कुछ फील होता नहीं है। पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिर नहीं जाती है क्योंकि ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाले ऊर्ध्वाधर लाइन यानी कि रेखा है तल के अंदर रहती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नंबर 27 है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे कथन और कारण को देखिएगा। कह रहा है चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 यानी कि 1/6 रहता है। बताइए क्या यह सही है? सही है या तो। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कथन जो है ना, कारण जो है कथन का सही से मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप देखिए, ऑप्शन नंबर 28 का हो जाएगा आपका सी सही है, ठीक है। कथन आपका सही है बट यहाँ पे जो कारण है
ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। क्या है, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, यह आपका क्या हो जाएगा, गलत बात है, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही जवाब। यहाँ पे कथन सही है बट जो कारण है वो आपका गलत है। कह रहे नंबर 29 में, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए कम हो जाएगा। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह कैसा होता, यह बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अभी जितना है उसका चौथा भाग हो जाता इस कंडीशन में। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबक, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। कह रहा है कि उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो यहाँ पे सही आपका नहीं है, बताइए। तो ऑप्शन ए गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल होता है, यह ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए, किसी पिंड का भार कैसा होगा, 32 का। ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा। ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ठीक है। कह रहे हैं एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण है तो चंद्रमा पर वस्तु का भार आपको बताना है कितना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर यहाँ पे होगा 100 किलोग्राम। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, ऑप्शन बी अपरिवर्तित। पृथ्वी का पलायन वेग है, अभी आपको बताया गया था कि यह क्वेश्चन आएगा, आपके लिए यह क्वेश्चन है, बताइए। ऑप्शन नंबर डी होगा। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है पलायन वेग, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं केमिस्ट्री से, जो कि आपका परमाणु संरचना टॉपिक है। इस वाले क्लास में आपको टोटल 20 क्वेश्चन देख लेना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह आपका। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या आपको बताना है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। टोटल कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा द्रव्यमान संख्या, ठीक है। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। ऑप्शन बी हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है वह क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स के नाम से आप जानते हैं। परमाणु नाभिक के अवयव हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, राइट आंसर। नंबर 5 देखिए, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या बताइए तो कितना होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अणुपरमाणु कण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आपका ड्यूट्रॉन नहीं है। बाद बाकी न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होता है, आप जानते हो। हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है हीलियम के नाभिक में। आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पे आप चाहें तो क्लास को रोक लेंगे। ऑप्शन आपका जो है नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, यानी कि 8 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी सही जवाब। परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। कह रहा है समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका कि परमाणु भार जो है वो भिन्न और परमाणु क्रमांक समान होता है। निम्नलिखित कथनों में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी राइट आंसर, बीटा कण में। चलिए बताइए, निम्न में सम न्यूट्रॉनिक समूह है कौन सा। क्या इन दोनों में से कोई है। और नेक्स्ट ऑप्शन को आप यहाँ पे देख लीजिए, आप समझ लीजिए नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाया जा रहा है तो बिल्कुल नेक्स्ट में ही आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो नंबर 11 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। C6 14 N7 आपका यहाँ पे 15 है और
O8 यानी कि 16 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु यानी एटम का भाग नहीं है? नंबर 12 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फोटोन। बताइए, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें ऑप्शन बी प्रोटॉनों की संख्या वही रहती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अलग अलग हो जाती है। नंबर 14 बताइए, निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? ऑप्शन ए हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था किसने? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर, बैकरल के द्वारा। परमाणु के कक्षों को भरने का जो क्रम है नियंत्रित होता है, किसके द्वारा होता है? नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ऑफ बाउ सिद्धांत के द्वारा। एक ही प्रकार की परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी प्राकृतिक तत्व में मिलता है। नंबर 18 है, रेडियो एक्टिविटी जो है मापी जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा गायकर काउंटर से यह मापी जाती है। नंबर 19 को यहाँ पे देखिए अच्छे से मैच करना है, सूची एक को सूची दूसरे से मिलाइए। देखिए शून्य द्रव्यमान आपका हो जाएगा न्यूट्रिनो, आंशिक आवेश हो जाएगा क्वार्क, आंशिक प्रचक्रण हो जाएगा आपका पॉजिट्रॉन, पूर्णांक प्रचक्रण हो जाएगा आपका ये फोनॉन। यहाँ पे राइट आंसर है। तो यानी कि अगर आप ऑप्शन देखना चाहें तो आपका ऑप्शन जो है नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 20, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है किससे है? क्या इन दोनों ऑप्शन में से है कोई आपका राइट आंसर? तो हो जाएगा ऑप्शन ए अभिविन्यास से है। नंबर 21 है, अच्छा इसमें आपको 20 क्वेश्चन, अच्छा अभी आपने परमाणु संरचना में आपको 20 क्वेश्चन था। चलिए अब बायोलॉजी पे चलते हैं जिसमें कि आपको जैव विकास से टोटल 15 यानी कि 15 क्वेश्चन इस टॉपिक से भी देख लेना है। इसमें कह रहा है कि विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत का जो प्रतिपादन है किया गया था किसके द्वारा? काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके लिए बनकर आता है। तो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ह्यूगो डी ब्रीज ने किया था, किसका? विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत को दिया था। भारत की विशाल 1 बिलियन में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में लुप्त हो गई है? ऑप्शन ए हो जाएगा चीता राइट आंसर। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? ऑप्शन बी हो जाएगा सरीसृप और पक्षी का। यहाँ पे आपको मैच करना है। चलिए किसके द्वारा क्या दिया गया था? नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? देखिए उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है अभी आपको बताया गया था, डी आपका ब्रीज हो जाएगा राइट आंसर। फिर विकास का जो सिद्धांत है ऑप्शन नंबर आपका बी, यह हो जाएगा आपका तीसरा, यानी कि डार्विन के द्वारा दिया गया था। फिर आपका एक जीन एक एंजाइम की जो परिकल्पना है यह हो जाएगा आपका बीटल और टैडम के द्वारा। और जो आपका ओपेरॉन अवधारणा है यह आपका जेकब और मोनोड के द्वारा यह दिया गया था। ठीक है, इस तरह से आपका राइट आंसर होगा। यहाँ ऑप्शन आप देख लेंगे। पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव कौन सा है? ऑप्शन ए नील हरित शैवाल। आधुनिक मनुष्य के हाल का जो पूर्वज है उसका नाम बताइए। तो कह रहा है आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज अगर पूछेगा तो क्रू मैग्नॉन मानूस आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 7 है आर्कियोप्टेरिक्स जो है यह क्या होता है? तो ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर है। जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 8 देखेंगे, बताइए कि मैमथ पूर्वज है किसका? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी हाथी का। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद का निम्न में से जो यह किस पर आधारित है बताइए? प्राकृतिक वर्णवाद 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा। देखिए ओवर प्रोडक्शन पर, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस पर है और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डार्विन के द्वारा ये कहिए कि सभी कुछ का मतलब इस सिद्धांत पर निर्धारित है।
जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का जो लोप होने का स्पष्ट है किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे ए राइट आंसर। अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, बताइए डायनासोर थे, क्या थे? ऑप्शन नंबर आपका डी मेसोजोइक सरीसृप के नाम से आप डायनासोर के को जानते हो। विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डार्विन के द्वारा। विकास का मुख्य कारक है, ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक वर्ण। जीवों के विकास यानी कि इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? ऑप्शन नंबर सी सालामेंडर, अजगर, कंगारू आपका राइट आंसर। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीव विकास को सबसे पहले लैमार्क के द्वारा समझाया गया था। ठीक है, आपने यहाँ से टोटल 15 क्वेश्चन देखा। आइए अब चलते हैं संगीत और जो आपका नृत्य है उस टॉपिक पे आइए। नंबर 13.2 है यानी कि आपका क्राउन ऑब्जेक्टिव जीके का। यहाँ से आपको देखना है क्वेश्चन कितना। आज के इस क्लास में आपको टोटल 36 क्वेश्चन इस टॉपिक से देखना है। इसके बाद आपका एक और सेट बचेगा, उसे भी देखेंगे। 14 या फिर 15 अगस्त 1947 की जो मध्य रात्रि हुई थी, उस दिन केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा और जो जनगण मन है किसने गाया था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। MS सुब्बुलक्ष्मी के द्वारा यह गाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुधीर वाद्य है? ऑप्शन आपका भी हो जाएगा बांसुरी। चलिए बताइए कि कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का है। ऐसे आप याद भी रख सकते हैं, कच्चा पूड़ी होता है ना, कच्चा पूड़ी आंध्र प्रदेश का मतलब जो लोग थे जिनको दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ अगर अंधे टाइप के लोग थे, उन्होंने कच्चा पूड़ी खाया। आप ऐसे याद रख सकते हो। कह रहा है कि यहाँ पर कौन सा युग्म सही मैच किया हुआ नहीं है? तो देखिए बिरजू महाराज कथक सही है। बिस्मिल्लाह खां जानते हो आप, शहनाई बजाते थे। और अमजद अली खान सरोद वादक थे। जाकिर खान हारमोनियम गलत हो जाएगा, आगे आपको पता चल जाएगा क्या बजाते थे, देखिएगा। बताना है कि सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतनाट्यम का प्राचीन नाम क्या है? नृत्य शैली या प्राचीन नाम अगर पूछेगा तो सदीर हो जाएगा। निम्नलिखित रसों में से कौन सा नवरसों में सम्मिलित नहीं है? नंबर 6 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए लावण्य आपका हो जाएगा सही जवाब। अद्भुत, रौद्र और विभत्स आपका राइट आंसर है, बट यहाँ पे लावण्य सम्मिलित नहीं है। बताइए सही यहाँ पे मैच करना है। नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? तो बताइए यहाँ पे सबसे पहले आप जाकिर हुसैन के बारे में आप देख लिया आपने। बताइए यह क्या बजाते थे? तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप ऐसे समझिए, ऑप्शन और दो कौन सा यहाँ पे दिया हुआ है, हरि प्रसाद चौरसिया और देखिए सरोद बजाते थे। कौन? तो आपका जो जाकिर हुसैन साहब है ना, ये सरोद बजाते थे। ठीक है, सरोद आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंडित रविशंकर जो है, पंडित रविशंकर यहाँ पे आपने देखा तो ऑप्शन नंबर उसी है, मोहन मीना, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरि प्रसाद के बारे में आपको ध्यान रखना है कि हरि प्रसाद जो है वो आपका ये पखावज है, ये बजाते थे। और जो आपका बचा है सितार वादक कौन थे? अमजद अली खान साहब थे, राइट आंसर। नंबर 8 है, बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर डी पटियाला घराना से। निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कुचिपुड़ी। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोफेसर TN कृष्णन हो जाएगा, ये वायलिन बजाने वाले फेमस व्यक्ति हैं। ठीक है, रह चुके हैं। नंबर 11 है, मोहिनी अट्टम नृत्य का रूप का जो विकास है निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? मोहिनी अट्टम ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरल में। बताइए निम्नलिखित में से कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक है? ऑप्शन ए जाकिर हुसैन साहब ना। यहाँ पे आपको मैच करना है ना, सूची एक को सूची दूसरे के साथ, समझ लीजिए। यहाँ पे याद रखिएगा, आगे भी हो सकता है आपको सवाल देखने को मिल जाए। तमिलनाडु में आपका होता है भारतनाट्यम। कुचिपुड़ी जो आपका है यह आंध्र प्रदेश में होता है, अभी आपको बताया गया था, आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है,
आइए उसके बाद देखते हैं और कौन कौन सा है। कथकली ओडिसी, देखिए कथकली केरल में और ओडिसी कहाँ पर, तो उड़ीसा में होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है, इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा में होता है कौन सा, ओडिसी। तो यहाँ पे ऑप्शन आप यहाँ पे मैच कर लीजिएगा। नंबर 14 देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि सही सुमेलित है, कौन सा एक है जो सही मैच किया हुआ है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। ध्रुपद सदियों से जीवित रखी गई है, भारत की प्रमुख परंपराओं में से एक है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो देखिए ध्रुपद मुख्य रूप से भक्तिपरक और आध्यात्मिक संगीत है, यह सही है। और ध्रुपद मानचित्र में मंत्रों से संस्कृत अक्षरों का उपयोग किया गया, यह भी आपका सही है। मुगल काल के दौरान राजपूत राज्यों में ध्रुपद की उत्पत्ति और विकास हुआ, यह आपका गलत हो जाएगा। दूसरा और तीसरा आपका सही राइट आंसर है। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका बी, ग्वालियर घराना। बताइए कि निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है। नंबर 17 ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, मणिपुरी। अमीर खुसरो का नाम किस वाद्ययंत्र के आविष्कार से संबंधित है, सितार से। मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है, किस नृत्य शैली से है, बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा कथकली से। चलिए बताइए, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो यहाँ पे सही नहीं है, आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन नंबर जो सी है ना आपका, बमरसिया नृत्य बीकानेर, यह आपका गलत है। बाद बाकी गीदड़ नृत्य, शेखावटी, ढोल नृत्य जालौर और डांडिया नृत्य आपका मारवाड़, ये सभी सही मैच किया हुआ है। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कथकली है। निम्नलिखित में से कौन सा 9 रसों का भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, आनंद नहीं है, हास्य, वीर और रौद्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं इन सब में से, ऑप्शन नंबर देखिए भारतनाट्यम तो है, कुचिपुड़ी भी है और कथक भी है, यानी इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका दिया है, यह सभी है। भारत में शास्त्रीय नृत्यों के कितने प्रकार पाए जाते हैं, नृत्य कितने तरह के होते हैं शास्त्रीय नृत्य, तो 24 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर, टोटल 8 तरह का होता है। कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है, 25 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कथक सही जवाब। चलिए नंबर 26 देखिए और बताइए कि यहाँ पे कौन सा सही मैच किया हुआ है, अभी आपको बताया भी गया था कहाँ पर क्या होता है, बताइए तो इनमें से कौन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, कथकली आपका सेजल, भारतनाट्यम अभी आपको बताया गया था आंध्र प्रदेश नहीं तमिलनाडु, कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश नहीं बल्कि क्या बोला गया था, कच्चा पूरी कौन खा लेते जो इसको दिखाई कम, यानी कि आंध्र प्रदेश। कथक के बारे में आपको बताया जा चुका है। चलिए नंबर 27 बताइए, गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किया था किसने, ऑप्शन नंबर बी स्वामी हरिदास ने। इन कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है, और यहाँ पे कौन सा सही है यह आपको बताना है। देखिए भारतीय संगीत में कुल 5 स्वर है नहीं, ओढ़वा राग में 5 स्वर होते हैं, हाँ यह सही है। तो ऑप्शन नंबर 28 का यानी कि बी नंबर आपको टिक करना है, दूसरा वाला सही है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य का सबसे प्राचीन शैली है, बताइए कौन सा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, भारतनाट्यम हो जाएगा। राग देश किस पहर गाया जाता है, राग देश जो है मतलब कब, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी राइट आंसर, रात्रि के द्वितीय पहर में। संगीत के क्षेत्र में किस आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आप इस टॉपिक से देख पा रहे हो, ध्यान से देखिएगा, जहाँ भी जवाब नहीं पता हो जरूर आप याद कर लेंगे। ऑप्शन नंबर आपका जो है ना देखिए, सितार भी है, कव्वाली गायन है, राग ख्याल है और राग तराना, यह सभी हो जाएगा। तो क्या कहा, संगीत के क्षेत्र में किस आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है, चारों का ऑप्शन नंबर आपका जो बी है राइट आंसर हो जाएगा, 31 का बी आपका सही जवाब है। चलिए बताइए, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बना दिया था, 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कथकली। प्रथम सूची को दूसरे से मैच करिए, कूद का चयन करिए, नर्तक और नृत्य मतलब कौन से व्यक्ति इसमें से क्या मतलब करते हैं यह बताना है। तो देखिए 33 का राइट आंसर यहाँ पे आप बताइए क्या होगा, ऑप्शन बताइए क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा, यानी कि
कलामंडल जो खेमावाटी हैं ये कथकली सही है, ठीक है। कोट्टकल्लन कल जो आपका शिवरमन है ये आपका हो जाएगा कौन सा, तो मोहिनी अट्टम। फिर आपका जो लक्ष्मी विश्वनाथन है भारतनाट्यम, और एन माधवी देवी जो है मणिपुरी, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए नंबर 34 बताइए कि पंडित रसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है। पंडित रसराज ने 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो सी सही जवाब है। कौन सा, शास्त्रीय गायन में। बताइए नंदीकेश्वर का अभिनय दर्पण किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नृत्य से संबंधित है। आज का इस टॉपिक का आपका लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो कि नर्तक या फिर नर्तकी और शास्त्रीय नृत्य के बारे में आपको बताना है क्या राइट आंसर होगा, ठीक है। इसका जो जवाब है अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, यह आपके लिए एक छोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 36 आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप देखेंगे कौन सा, तो खेल कूद से क्वेश्चन देखने वाले हो। एक बात यहाँ पे आप समझिए, अभी आपने जैसे टोटल 36 क्वेश्चन देखा, तो इसको हम लोग कंटिन्यू आगे की क्लास में करेंगे, क्योंकि ना 36 नहीं बल्कि आपके जो क्राउन का ऑब्जेक्टिव बुक है इसमें टोटल 198 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। बस आपको अभी 36 बताया गया पार्ट वाइज करके। नेक्स्ट पार्ट में फिर जितना भी पॉसिबल होगा क्लास को इंक्लूड कर लिया जाएगा, ठीक है। तो आप इस टॉपिक के आप पे आ जाइए, किस पे, तो खेल कूद पे, और आपको बताना है कि डर्बी किससे संबंधित है। फटाफट राइट आंसर आप बताते सोचते चलिएगा मन में अपना, ठीक है। तो बताना है कि डर्बी किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर, घुड़दौड़ से संबंधित है। प्रथम क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था, नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर डी वेस्ट इंडीज ने। नेताजी सुभाष चंद्र जो राष्ट्रीय खेल संस्थान है यह कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, पटियाला में स्थित है। कबड्डी खेल के मैदान का आकार लगभग बताना है कितना होता है, ऑप्शन नंबर ए 13 × 10 मीटर होता है, ठीक है। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। देखिए यह जो खेल है ना, यहाँ से हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप किसी भी जॉब की तैयारी करते हो, इसीलिए ध्यान से देखिएगा। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर, क्रिकेट से। क्रिकेट खेलने वाली किन देशों के बीच ऑसेज के लिए भिड़ंत होती है, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में होने वाला, मतलब कहिए की तरह से कप है, ठीक है। चलिए बताइए ओलंपिक खेल सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर 4 वर्ष। गुगली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट में गुगली का वर्ड यूज करते हैं। वानखेड़े स्टेडियम बहुत फेमस है, कहाँ पर है बताइए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुंबई वानखेड़े है, ठीक है। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा, नेहरू ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। चलिए अब आप बताइए नंबर 11 में कि किस देश ने कभी भी क्रिकेट विश्व कप को नहीं जीत पाया है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी आंसर इंग्लैंड ना। ये तो आपका गलत हो जाएगा ना, ध्यान करिए। तो अगर आपको जवाब पता हो कमेंट करिए, यह सवाल का क्या होगा राइट आंसर, क्या ऑप्शन है इसमें या ऑप्शन नहीं है, अगर है क्या सही है, गलत है तो क्या गलत है बताना है आपको। यह क्वेश्चन फाइनली ऐसा समझिए कि आपको आपके लिए छोड़ा जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, LBW शब्द निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर क्रिकेट से। रोवर्स कप संबंधित है किससे, ऑप्शन सी, मतलब रोवर्स कप फुटबॉल के साथ संबंधित है। 13 का ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी राइट आंसर है। कर्णम मलेश्वरी किस खेल का प्रतिनिधित्व करती है, नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारोत्तोलन में। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली एशिया की पहली महिला तैराक का नाम बताना है, तो ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा आरती साहा। फुटबॉल से जुड़ा शब्द इन सब में से कौन सा है जो एक नहीं है, तो पेनाल्टी कॉर्नर जो है यह फुटबॉल से जुड़ा हुआ नहीं है। निम्नांकित को आपको यहाँ पे मैच करना है, क्या होगा राइट आंसर, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, यानी कि बैडमिंटन के लिए आपको सुभाष अग्रवाल, तैराकी के लिए आरती साहा, बिलियर्ड्स के लिए आपका हो जाएगा सैयद, एक मिनट 17 का आपको सी ना, माफ कीजिएगा। देखिए बैडमिंटन के लिए सुभाष अग्रवाल, तैराकी आरती साहा, बिलियर्ड्स के लिए आपको सैयद मोदी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और लॉन टेनिस के लिए नंबर डी का आपका हो जाएगा
पीटर फ्लेमिंग आपका राइट आंसर है, ठीक है। डी का आपका 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जैसा आपको बताएगा सी हो जाएगा। यहाँ पे आपको बस तीसरा कर देना है, 2 1 3 4 आपका राइट आंसर है। ओलंपिक में प्रथम भारतीय क्वालिफाई करने वाला कौन था? ऑप्शन बी पीटी उषा राइट आंसर। बिलियर्ड्स और स्कूनर के लंबी और छोटी दोनों प्रारूपों में खिताब जीतकर इतिहास रचने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी कौन है? तो राइट आंसर आपका 19 का ऑप्शन पहले आप देख लेंगे। बिलियर्ड्स और स्कूनर के बारे में पूछेगा तो ऑप्शन नंबर बताइए 19 का आप यहाँ पे क्या टिक करना चाहेंगे? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, गीता सेठी यहाँ पे होगा। बास्केटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है कितनी? ऑप्शन ए टोटल 5 खिलाड़ी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन दोनों नाम संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरस फुटबॉल संबंधित है। मेराडोना संबंधित है किस चीज़ से? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी से, फुटबॉल से। इनमें से कौन सा स्टेडियम दिल्ली में नहीं है बताइए? तो इनमें से कौन सा स्टेडियम पूछा है दिल्ली में नहीं है ना? तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ना, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली में नहीं है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ था कहाँ पर? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, हैमिल्टन में हुआ था। डबल फॉल्ट शब्दावली किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन सी टेनिस से। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से है। यूएस ओपन किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। आधुनिक ओलंपिक का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, पियरे डी कुबर्टिन को आधुनिक ओलंपिक का जनक के रूप से आप जानते हो। सुमेलित करिए यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा, यानी कि स्टेफी ग्राफ के लिए आप टेनिस, अनिल कुंबले क्रिकेट खेलते थे आप जानते हो, गीत सेठी जो है इनके लिए आपको बिलियर्ड्स, और विश्वनाथ आनंद आप जानते हो चेस के चैंपियन रह चुके, शतरंज के रहे हैं। एक टीम में हॉकी के कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन नंबर सी 11। लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से। निम्नलिखित में से किस देश में ओलंपिक खेलों का उद्भव हुआ था? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, यूनान में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है कहाँ पर? तो क्या इन दोनों ऑप्शन में से कोई है राइट आंसर? नहीं है तो आगे देखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, दिल्ली में है। DCA ट्रॉफी का संबंध है 34 का ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल से। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैडमिंटन से। बटरफ्लाई संबंधित है, ऑप्शन सी, तैराकी से। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मैराथन दौड़ की लंबाई होती है कितनी बताइए? तो अगर आपका जवाब 26 मील 350 यार्ड है तो आपका राइट आंसर है। बिशप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन सी, शतरंज से। पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में। कॉलम पहले को कॉलम दूसरे के साथ मैच करिए, खेल और खिलाड़ी का नाम आपको बताना है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि बिलियर्ड्स के लिए आप आलोक कुमार को मैच करेंगे। महिला शतरंज विजय लक्ष्मी। निशानेबाजी के लिए आपको ऋत्विक भट्टाचार्य, और स्कूनर के लिए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो जो अशोक शांडिल है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नंबर 41 देखिए, टाइगर वुड्स संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर, गोल्फ से संबंधित है। सचिन तेंदुलकर के मोम के पुतले का अनावरण किस स्टेडियम के मैदान में, मतलब कहाँ पर किया गया है यह बताना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया सिडनी में। चलिए बताइए, मैनचेस्टर यूनाइटेड विश्व का एक संपन्नतम फुटबॉल क्लब है, यह किस देश से संबंधित है? सी हो जाएगा, इंग्लैंड में है। फिडे रैंकिंग धारी खिलाड़ी कौन से खेल खेलते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, शतरंज। बताना है कि किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, शूटिंग में। आज का लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता बैडमिंटन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने टोटल 217 MCQs देखा।
जो कि आपका क्राउन स्पेशल था। क्राउन स्पेशल में आप कह सकते हो कि मास्टर वीडियो आपके लिए यह लाया गया था। आज का यह जो सेट है यानी कि मास्टर वीडियो पार्ट नंबर 2 था। इससे पहले आपको एक और क्लास दिया जा चुका है, अगर आपको ध्यान हो तो अच्छी बात है। देखिए, आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। क्राउन और इस जो आपका लूसेंट है यह काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके हर एक एग्जाम के लिए रखता है। आज का यह सेट टोटल क्वेश्चन को आप जरूर 1 से 2 बार क्लास को देख करके कोशिश करिए कि अपना इस टॉपिक पे अच्छे से कमांड कर लेने का। नेक्स्ट वाले क्लास में फिर 200 300 400 जितना पॉसिबल हो पाएगा, जितना सही रहेगा क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। हर एक क्वेश्चन आपके बिहार सचिवालय इंटर और ग्रेजुएशन दोनों लेवल, बिहार एसआई 67वीं और 68वीं बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार के और भी बहुत सारे एग्जाम में, और कुछ लोग हैं जो बिहार के बाहर यानी यूपी और झारखंड के हैं, उनका भी मैसेज था कि इस क्लास को करवाइए, इस तरह से कंटिन्यू रखिए। क्लास आपको 5-7 दिन पहले दिया गया था, काफ़ी सारा मैसेज इस क्लास के लिए था। यह क्लास आपके लिए आगे कंटिन्यू चले।